लाइव पर आपका स्वागत है। मैं हूं संजय मल्होत्रा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंडी में आयोजित भारतीय जनता युवा मोर्चा की युवा विजय संकल्प रैली को वर्चुअली संबोधित किया। खराब मौसम के कारण मोदी मंडी नहीं पहुंच पाए। विधानसभा चुनाव से पहले हुई इस रैली में पीएम मोदी ने हालांकि कोई बड़ा ऐलान तो नहीं किया, लेकिन कई अहम मुद्दों को लेकर जरूर बात की। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश के युवाओं का उत्साह और स्किल देश के लिए फायदेमंद साबित हो रहा है। युवाओं को प्रोत्साहित करना बीजेपी की प्राथमिकता है। उन्होंने ये भी कहा कि दशकों तक देश में अस्थिर सरकारें रही हैं, लेकिन अब लोग स्थिर सरकार का महत्व समझ रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने यूपी और उत्तराखंड विधानसभा चुनावों में बीजेपी को मिली जीत का जिक्र किया। प्रधानमंत्री की इस रैली के सियासी मायने क्या हैं, इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार रंजू एरी डडवाल और मेरे सहयोगी योगराज शर्मा। सबसे पहले मैं योगराज शर्मा के पास से चलता हूँ। योगराज जी, आज इस रैली को लेकर बड़े लंबे समय से तैयारियां चल रही थी। पूरा प्रदेश की जो मशीनरी थी, पूरे प्रदेश में जो भारतीय जनता पार्टी का कैडर था, उसको मोबिलाइज किया गया था, लेकिन बारिश ने मुझे लगता है आज सभी जो अरमान थे उनके ऊपर पानी फेर दिया। कैसा रहा आज का ये जो आप तजुर्बा कह सकते हैं, या आज कुल मिलाकर रैली जो बारिश की वजह से नहीं हो पाई, हालांकि वर्चुअली हुई, लेकिन उससे निश्चित तौर पर मायूसी तो रही होगी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच में? जी हाँ, बिल्कुल। कहीं ना कहीं मायूसी कार्यकर्ताओं में देखी गई। जैसे ही ये सूचना मिली कि प्रधानमंत्री वर्चुअली जुड़ेंगे, तो कुछ लोग जो हैं वो रैली स्थल से वापस भी अपने घरों की तरफ जो है वो निकलने शुरू हो गए। कहीं ना कहीं बारिश की वजह से एक बड़ा खलल ये रैली में पड़ा। हालांकि वर्चुअली प्रधानमंत्री ने जरूर संबोधित किया, लेकिन लोग उनको करीब से सुनना चाह रहे थे, उनको नजदीक से जो है वो देखना चाह रहे थे, महसूस करना चाह रहे थे। तो उस लिहाज से कहीं ना कहीं ये रैली जो है वो उतनी शानदार नहीं रही जितना प्रयास जो है भाजयुमों की तरफ से इस रैली के लिए किया गया था। और पहली बार ऐसा मौका था जब प्रधानमंत्री किसी युवा संकल्प रैली को जो है वो संबोधित करने के लिए पहुंच रहे थे, और ये इतिहास जो है वो दर्ज होना था। लेकिन मौसम की खराबी के चलते वो मंडी नहीं आ पाए। वर्चुअली उनको संबोधित करना पड़ा युवाओं को, और कई चीजों का जिक्र उन्होंने किया। जैसे आपने भी कहा कि जो हिमाचल के युवा हैं वो देश भर में जो है अपना नाम स्थापित कर रहे हैं अलग अलग सेक्टर में, चाहे खेल की बात हो या स्किल इंडिया की बात हो। क्या बातें हुई उसके ऊपर हम पूरा डिस्कशन करेंगे। उससे पहले मेरे साथ रंजू एरी डडवाल मौजूद हैं, जो कि बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार हैं और हिमाचल के बारे में बहुत अच्छा जो है उनकी एक एक्सपर्टीज़ है। तो रंजू जी, सबसे पहले तो मैं आपसे यही जानना चाहूँगा कि मंडी के साथ मुझे लगता है हमारे प्रधानमंत्री जी को काफ़ी प्यार है। अभी हाल ही में भी वो मंडी आए थे, दिसंबर के महीने में आए थे, और मुझे लगता है पिछले अपने जो 8 साल का जो कार्यकाल है उसमें शायद 5-6 बार तो शायद वो आ ही चुके हैं मंडी में। तो इस बार भी मंडी से एक तरह से ये लॉन्चिंग थी भारतीय जनता पार्टी की अपनी कैंपेन की। तो क्या कहना चाहेंगी आप, मंडी का ही चुनाव इस बार भी क्यों किया गया? मंडी जो है वो एक तो पॉलिटिकली बहुत एक्टिव एरिया है हिमाचल में। 10 विधानसभा कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं उसमें, और एक लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रधानमंत्री बनने के बाद ये उनकी 8वीं मंडी की रैली थी जी। और पिछली बारी वो दिसंबर में आए थे, और वहाँ उस वक्त उन्होंने हिमाचल के लिए कोई 11,000 करोड़ की परियोजनाओं की अनाउंसमेंट की थी, जिसमें पब्बर का पावर प्रोजेक्ट भी था, और भी थे बहुत सारी, मतलब पावर प्रोजेक्ट्स उसमें ज़्यादा थे। और वो 1100 करोड़ की जो थी वो सारी स्टेट के लिए थी, लेकिन मेनली मंडी के लिए थी। हिमाचल की 50 साल की राजनीति में पहली बार मंडी से सीएम बने जयराम ठाकुर। कौल सिंह बहुत कोशिश में लगे रहे कांग्रेस की, फिर सुखराम भी बहुत कोशिश करते रहे, लेकिन चीफ मिनिस्टर नहीं बन पाए। इस वक्त हिमाचल के जो तो बहुत स्ट्रॉन्ग लीडर्स हैं, दोनों मंत्री हैं और दोनों मंडी से हैं, महेंद्र सिंह और जयराम ठाकुर चीफ मिनिस्टर हैं। महेंद्र सिंह के पास शायद जलवायु और कौन सा मंत्रालय है। तो इस बार जो मुझे मतलब जो मंडी में काम हुए, क्योंकि जिस एरिया से जयराम ठाकुर आते हैं वो बहुत पिछड़ा हुआ इलाका माना जाता था मंडी का। तो अपने इस पूरे कार्यकाल में जयराम ठाकुर ने अपने इलाके में बहुत काम कर काफ़ी डेवलपमेंट कराई है, और वही महेंद्र सिंह ने, क्योंकि महेंद्र सिंह कांग्रेस गवर्नमेंट में भी मंत्री रहे जी। सुखराम के बहुत करीबी माने जाते थे। सुखराम बहुत टॉल लीडर थे मंडी से कांग्रेस के, फिर उन्होंने अपनी पार्टी भी बनाई।
फिर वो उनका बेटा बीजेपी में भी मंत्री रहे, तो वो भी बहुत टॉल लीडर थे। लेकिन और जो महेंद्र सिंह है, वो भी, जो महेंद्र सिंह का भी इलाका था वो बहुत पिछड़ा इलाका माना जाता था, तो महेंद्र सिंह ने भी अपने एरिया की बहुत डेवलपमेंट कराई। लेकिन पिछली बारी जब प्रधानमंत्री आए तो उनमें स्पेसिफिकली एक परियोजना जो थी वो मंडी जिले के लिए थी, और काफ़ी बड़ी परियोजना वो देखे गए थे। मंडी में हर बार रैली, क्योंकि जो पहले सूचनाएं आ रही थी कि प्रधानमंत्री की रैली जो है वो सुजानपुर में होने वाली है, लेकिन वो सुजानपुर में नहीं की गई और मंडी में की गई, क्योंकि सुजानपुर के लिए बिलासपुर में जो है वो एम्स के उद्घाटन की अक्टूबर में प्रधानमंत्री की एक और रैली है। तो फिर शायद ये डिसाइड हुआ, जो हमारे सोर्सेज हैं, कि एक जो है लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी में एक रैली की जाए। तो क्योंकि बिलासपुर में रैली होनी है और कांगड़ा साथ में लगता है, तो इसलिए इस रैली का चयन जो है वो मंडी किया गया। और मंडी जो है वो बहुत ही ज़्यादा एक सेंट्रल प्लेस पड़ता है हिमाचल में। मंडी से शिमला भी नज़दीक पड़ता है। मंडी जो लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी है उसमें ट्राइबल एरियाज़ भी आ जाते हैं, तो वो मंडी जो है वो चारों तरफ से लोअर हिमाचल को जो है वो कनेक्ट कर देता है, नज़दीक पड़ जाता है। तो मंडी के चयन का ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। और शायद रंजीत जी, मुझे लगता है ये भी हो सकता है कि अभी एक बड़ी बुरी हार यहाँ पर हुई है। अभी जो बाई इलेक्शन हुआ उसमें भी भारतीय जनता पार्टी हारी। ये भी एक वजह हो सकती है कि शायद चिंता की लकीरें भारतीय जनता पार्टी के जो नेतृत्व है उसको नज़र आ रही हैं यहाँ पर, और वो कोशिश कर रहे हैं कि इस जो लॉस जो उनको हुआ है, जो वोट लॉस खासतौर पर हुआ है, उसको रिट्रीव किया जाए, उसको दोबारा से हासिल किया जाए। मंडी जो है वो कांगड़ा के बाद दूसरा सबसे ज़्यादा विधानसभा सीटों वाला एरिया है। मंडी में 10 विधानसभा सीटें हैं, और पिछली बारी सारी की सारी बीजेपी ने जीती थी, 10 की 10 विधानसभा सीटों। हालांकि मंडी एक टाइम पे कांग्रेस का गढ़ रहा है, और बहुत ही स्ट्रॉन्ग गढ़ रहा है मंडी एक टाइम पे कांग्रेस का, जब सुखराम थे या उससे पहले और भी लीडर्स रहे हैं। लेकिन सडनली फिर बीजेपी की इंट्रूजन हुई है उसमें, और पिछली बारी सारी की सारी सीटें जो थी वो विधानसभा की मंडी में इस बीजेपी ने जीती थी। और उसके बाद जब लोकसभा इलेक्शन में भी जो राम स्वरूप थे, जिनकी अनफॉर्चुनेटली डेथ हो गई थी, वो 1 लाख से ज़्यादा वोटों से जीते थे। उनकी डेथ के बाद बाई इलेक्शन हुआ, और सडनली ऑल ऑफ अ सडन, क्योंकि उस वक्त वीरभद्र सिंह जी की भी डेथ हुई थी, और वीरभद्र सिंह के साथ जो है वो हिमाचल के लोग इमोशनली जुड़े हुए हैं। आज भी उनकी सिंपैथी जो है वो कांग्रेस कैश करने की ज़रूर कोशिश करेगी। तो वो जो बाई इलेक्शन था उसमें एक तो सिंपैथी वोट था, क्योंकि वो मंडी से भी वो सांसद रह चुके हैं वीरभद्र सिंह, और केंद्र में मंत्री भी रहे हैं मंडी से चुने जाने के बाद वीरभद्र सिंह जी। तो वो उस वक्त एक सिंपैथी वोट था। और प्रतिभा सिंह जो थी वो 7,000 वोटों से जीती थी। लेकिन उस इलेक्शन में एक बहुत बड़ी बात ये थी कि नोटा में 12,000 के करीब वोट पड़ा था जी। सो अगर इन 12,000 वोट को हम काउंट करें तो वो एक ऐसा वोट माना जा सकता है कि जो बीजेपी से लोग नाराज तो थे लेकिन विमुख नहीं थे, कांग्रेस के पास नहीं जाना चाहते। हाँ, लेकिन वो बीजेपी से नाराज हैं। अब हो सकता है कि वो एक नाराजगी दूर करना, क्योंकि वो एक इंडिकेशन था कि इलाके के लोग नाराज हैं, तो ये भी हो सकता है कि प्रधानमंत्री की रैली का ये जो स्थल चुना गया है वो जो एक लोगों की नाराजगी है उसको दूर करने का भी एक प्रयास हो सकता है। इस पे आगे और बात करेंगे। एक बार फिर से मैं योगराज जी के पास चलता हूँ। योगराज जी, आप उस वक्त कह रहे थे कि आज जो प्रधानमंत्री ने कहा, तो अब मैं चाहूंगा कि आप थोड़ा उसका खुलासा करें कि आज आखिरकार प्रधानमंत्री ने इस रैली में बेशक वर्चुअली उन्होंने संबोधित की, जहाँ तक मैंने अभी तक जो जानकारी हासिल की, वो बहुत बड़ा ऐलान तो मुझे नज़र नहीं आता है, लेकिन फिर भी काफ़ी उसमें उन्होंने अहम बातें की हैं। वो क्या बातें हैं उसके बारे में थोड़ा सा हमें बताइए। जी हाँ, बिल्कुल ठीक कहा आपने। बहुत बड़े ऐलान तो हालांकि आज प्रधानमंत्री ने नहीं किए हैं, लेकिन उन्होंने एक कोशिश की है कि जो युवा हैं उनके मन को छुआ जाए। उन्होंने जिक्र किया कि हिमाचल प्रदेश से जो युवा हैं वो सेना में भी बहुत संख्या में है, चाहे कारगिल युद्ध हुआ हो उसमें जो है काफी भागीदारी हिमाचल के जवानों की रही है। और इसके अलावा उन्होंने स्किल डेवलपमेंट की बात की। हिमाचल प्रदेश के युवा जो हैं वो आज हर सेक्टर में आगे हैं, और कॉमनवेल्थ जो गेम हुई थी उसका उन्होंने जिक्र किया कि खेलों में भी हिमाचल प्रदेश के जो युवा हैं उनका एक बड़ा योगदान रहता है। तो उनकी तरफ से कोशिश थी कि किस तरह से युवाओं के मन को जो है वो छुआ जाए और प्रयास किया जाए, क्योंकि चुनाव नजदीक है। और मंडी की उनकी ये रैली थी। मंडी से एक तरह से हम कह सकते हैं कि आगाज उन्होंने चुनावी वर्ष का कर दिया है।
और हो सकता है कि आने वाले 8-10 दिन बाद जो है आचार संहिता भी लग जाए। तो कहीं न कहीं प्रधानमंत्री का एक प्रयास था कि हिमाचल के जो युवा हैं उनके नब्ज़ को जो है वो टटोला जाए, उनके मन तक जो है वो पहुँचा जाए। इस तरह का उनका ये प्रयास था और उन्होंने आह्वान किया है युवाओं से कि वो जो है बढ़-चढ़ कर आगे आएँ, मतदान करें और भाजपा के पक्ष में मतदान करें। ये उनका जो है वो प्रयास था। साफ तौर पर उन्होंने ये भी कहा कि फिर से हिमाचल प्रदेश में जो है वो जयराम सरकार बनेगी, क्योंकि केंद्र की मदद से हिमाचल प्रदेश में बहुत से विकास कार्य हुए हैं। 11,000 करोड़ रुपए की जो नेशनल हाईवे के रखरखाव की राशि की उन्होंने बात की। बल्क ड्रग पार्क जो हरोली में कुछ दिन पहले ही सैंक्शन हुआ है, उसका उन्होंने जिक्र किया कि उसमें भी युवाओं को काफ़ी संख्या में जो है वो रोजगार मिलेगा। इस तरह के कई जिक्र जो है उन्होंने किए जो सीधे युवाओं से टच करते हैं और क्योंकि बेरोजगारी एक बड़ा इश्यू है और ऐसे में अगर फार्मा हब हिमाचल प्रदेश में बनता है, तो कहीं न कहीं युवाओं को रोजगार मिलेगा। 30,000 के आसपास युवाओं को इसमें नौकरी जो है वो मिल सकती है, रोजगार मिल सकता है। इस तरह का आंकलन जो है वो किया गया है। तो इसका उन्होंने जिक्र जो है इस अपने संबोधन में किया और कहा कि हिमाचल से जो है उनका काफ़ी जुड़ाव है, वो हिमाचल आना चाह रहे थे। हालाँकि उन्होंने माफ़ी भी माँगी कि आज मौसम की खराबी के चलते वो नहीं आ पाए और उन्होंने कहा कि वो हिमाचल के लोगों से मिलना चाह रहे थे। पुरानी जो यादें हैं उनको ताज़ा करना चाह रहे थे। इस तरह का उनका जो है वो संबोधन रहा है। जी। अपना आपने सही कहा अपना योगराज जी कि चूंकि ये रैली थी ही युवाओं के लिए, युवाओं के नाम पर थी, तो निश्चित तौर पर युवाओं को संबोधित करने के लिए तो उन्होंने कहना ही था। उसके अलावा जो मुझे उनके भाषण के अंदर जो महत्वपूर्ण बात लगी वो जो ऑपरेशन रिपीट है जो हिमाचल प्रदेश चाह रही है करना एक बार दोबारा से। हालांकि हिमाचल में कभी सरकार दोबारा नहीं आती है और ये एक बहुत बड़ा जो है भारतीय जनता पार्टी के दिमाग में भी ये बात होगी कि उनके लिए रिपीट करना आसान नहीं होगा। इसीलिए उन्होंने इस मुद्दे को भी खास तौर पर उठाया और ख़ास तौर पर उन्होंने उत्तराखंड का जिक्र किया, बाकी राज्यों का जिक्र किया जहाँ पर पहले सरकारें रिपीट नहीं हुआ करती थी लेकिन अब रिपीट होने लगी हैं। तो ये भी एक बड़ा मुद्दा था मेरे हिसाब से जिसके ऊपर प्रधानमंत्री ने बात की। जी हाँ, बिल्कुल, क्योंकि इससे पहले क्योंकि उत्तराखंड के चुनाव हुए हैं और वहाँ भी पहले कभी रिपीट नहीं हुई थी, इस बार वहाँ भी सरकार रिपीट हुई है, तो कहीं न कहीं फोकस उनका यही था कि हिमाचल प्रदेश में भी, और नारा भी जो बीजेपी दे रही है कि रिवाज बदलेगा। प्रधानमंत्री ने इस ओर जो है वो अपना जो है वो संबोधन दिया और उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश में भी जयराम सरकार के नेतृत्व में जो विकास के नए आयाम हैं वो स्थापित हुए हैं और हिमाचल प्रदेश भी अब उत्तराखंड की तरह जो है वो रिवाज बदलेगा और सरकार जो है फिर से भाजपा की बनेगी। इस तरह का उनका जरूर ये कहना था और उन्होंने कहा कि युवाओं में जो है खासतौर पर जोश था और लोग चाह रहे थे कि प्रधानमंत्री आए, लेकिन मौसम की खराबी के चलते नहीं आए। और लेकिन संदेश प्रधानमंत्री ने साफ तौर पर दे दिया है कि जयराम के नेतृत्व में जो है फिर से सरकार भाजपा हिमाचल प्रदेश में बनाएगी। इस तरह का उनका दावा था। हालांकि इस रैली में जो केंद्रीय जो मंत्री हैं अनुराग ठाकुर और जेपी नड्डा वो नहीं आए, हालांकि उनका प्रोग्राम पहले से तय था। तो कहीं ना कहीं क्योंकि प्रेम कुमार धूमल भी इस रैली में पहुंचे थे जो अक्सर पिछली कुछ रैलियों में नजर नहीं आए थे, तो कहीं ना कहीं जो एकजुटता का संदेश भी इस रैली के माध्यम से भाजपा ने देने का प्रयास किया है। हालांकि रैली युवाओं के लिए थी, लेकिन युवाओं के अलावा इसमें जो अन्य लोग हैं 40 साल तक का इसमें क्राइटेरिया रखा गया था कि 18 से 40 साल के युवा जो है वो जुटेंगे। लेकिन आपने देखा होगा तस्वीरें सामने जो आई हैं उसमें जो 40 से ऊपर के लोग हैं वो भी पहुंचे थे। तो लोग जो है प्रधानमंत्री को सुनना चाहते थे, लेकिन मौसम की खराबी के चलते कार्यक्रम जो है वो थोड़ा निराशा जरूर लोगों को हाथ लगी है। हालांकि कांग्रेस ने इसको लेकर निशाना जरूर साधा है कि रैली में जो है इस बार भी कोई बड़ी अनाउंसमेंट नहीं हुई, जो उम्मीदें थी वो नहीं हुई, बेरोजगारी और महंगाई को लेकर चर्चा नहीं हुई। इस तरह का विपक्ष का जरूर इस दोबारा आएंगे, जो नहीं उन्होंने किया उसके ऊपर हम दोबारा से बात करेंगे। फिलहाल रजू जी यही सवाल मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि रिपीट हिमाचल की जनता कभी नहीं करती है। अभी तक का जो इतिहास है हिमाचल प्रदेश के चुनावों का, हर बार सरकार बदली है वहाँ की मतदाता ने। तो इस बार भारतीय जनता पार्टी पूरा जोर लगा रही है इसी मुद्दे को लेकर कि हम एक बार दोबारा से इस परंपरा को, इस परिपाटी को तोड़ेंगे। तो क्या ये परिपाटी आपको लगता है टूट पाएगी इस बार? अगर इसके लिए सबसे पहले तो ये देखना पड़ेगा कि कांग्रेस
का कितनी स्ट्रांग हो पा रही है या आपका कितना इम्पैक्ट रहेगा हिमाचल में। जी। कुछ महीने पहले से लग रहा था कि कांग्रेस में जो वैक्यूम आ रहा है उसमें आप जो है वो जगह बना रही है, लेकिन आपकी पंजाब में सरकार बनी और उसके बाद जो पंजाब में जो खबरें अब जो छंटके जो फैल रही हैं या दिल्ली में जो सीबीआई के रेड्स हो रहे हैं, जो भी आपके खिलाफ चल रहा है, उसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट हिमाचल पे पड़ रहा है। बेसिकली हिमाचल के लोग जो हैं वो ईमानदार हैं, तो अगर किसी की तरफ एक भी उंगली उठती है तो वो 10 बार सोचते हैं कि हम इसके साथ जाएं या नहीं। कुछ बॉर्डर एरियाज में आपका इम्पैक्ट दिख सकता है, लेकिन कांग्रेस ने एक बड़ा वो खेला कि क्योंकि वीरभद्र सिंह के बाद कोई शक नहीं है कि हिमाचल कांग्रेस में एक लीडरशिप वैक्यूम आया है, क्योंकि जितने वो टॉल लीडर थे वीरभद्र सिंह, उनका जो रुतबा बनाने की कोशिश की गई उनकी पत्नी को कांग्रेस का अध्यक्ष बना के, और उसी सिंपैथी वे पे वो मंडी इलेक्शन भी जीते और बाई इलेक्शंस भी जीते, क्योंकि उनकी डेथ के इमीडिएटली बाद वो इलेक्शंस हुए थे। लेकिन अब वीरभद्र सिंह की सिंपैथी कांग्रेस के लिए कितना काम करेगी? वीरभद्र सिंह के जो एरियाज हैं हो सकता है उनमें काम करे, इसमें शिमला के एरियाज हैं या रोडू है, रामपुर है, कुमारसेन है, ये सारे इलाकों में तो माना जा सकता है कि हो सकता है सिंपैथी काम करे, लेकिन क्या लोअर हिमाचल में भी वो सिंपैथी काम कर पाएगी? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और दूसरा, प्रतिभा सिंह को जिस उम्मीद से कांग्रेस ने प्रधान बनाया था, लगता है कहीं ना कहीं वो अब थोड़ी उम्मीदें कम होने लगी हैं, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि पार्टी की पकड़ कम हो रही है वो और लीडरशिप क्वालिटी उनमें दिखाई नहीं दे रही है। और अब जितना भी पार्टी का डिसीजन हो रहा है वो सेंटर से हो रहा है, जबकि जब तक वीरभद्र सिंह थे वो एक छत्र जो थे वो वाकई में एक राजा थे, मतलब जनता के साथ उनकी सिंपैथी थी। आप ये कहना चाह रही हैं कि अगर भारतीय जनता पार्टी रिपीट करती है तो वो उसका कारण कांग्रेस का जो वैक्यूम है, लीडरशिप का वैक्यूम है, या कांग्रेस की जो दिक्कतें हैं उसकी वजह से वो हो सकता है, उसकी वजह से रिपीट हो सकती है। जी। दूसरा, हिमाचल में अभी मैं थोड़ी पहले देख के भी आई हूँ कि हालांकि कांग्रेस के पास चेहरा नहीं है जी, नेशनल लेवल पे भी हिमाचल में दिखाने को चेहरा नहीं है, लोकल लेवल पे भी फिलहाल उन्होंने किसी को प्रोजेक्ट नहीं किया है। प्रतिभा सिंह को जब प्रधान बनाया था तो ये कहा गया था कि आप चीफ मिनिस्टर की कैंडिडेट नहीं होंगी, लेकिन अब जो हालात बन रहे हैं वो ऐसे ही लग रहा है कि हो सकता है कांग्रेस उन्हीं को चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट डिक्लेयर करे, ऐसा लग रहा है, बट यू नेवर नो व्हाट्स गोइंग टू हैपन। लेकिन हिमाचल में अगर आप कुछ एरियाज में ट्रैवल करो तो मुझे ऐसे लगता है कि अभी भी मोदी के चेहरे पे वोट पड़ेगी। दूसरा, आज की रैली में मोदी क्लियर डिक्लेयर कर गए कि जयराम ठाकुर के नेतृत्व में ही सरकार बनेगी। दैट मीन्स हिमाचल में इलेक्शन जो है वो जयराम ठाकुर के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा। लेकिन जयराम ठाकुर के लिए और बाकी जो स्टेट बीजेपी है उनके लिए सबसे बड़ी मुश्किल होगी रूठों को मनाना। अब इस वक्त जो है वो, हालांकि धूमल आज रैली में पहुंचे थे, लेकिन धूमल गुट भी नाराज है कि धूमल हारे थे तो आपने उन्हें चीफ मिनिस्टर नहीं बनाया जबकि धामी को बना दिया। तो ये जब रूल था तो ये धूमल के लिए क्यों नहीं था? लेकिन धूमल की प्रॉब्लम यह है कि वो प्रखर विरोध नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इस वक्त उनका बेटा इज एट अ वेरी पावरफुल पोजीशन। अनुराग ठाकुर बहुत पावरफुल पोजीशन पे, और कभी नहीं चाहेंगे कि उनके जो है उनके विरोध करने से उनकी स्थिति खराब हो। दूसरा, धूमल जो है वो शायद 75 के प्लस हो गए हैं। अगर वो बीजेपी के रूल में आते, बीजेपी ने जो क्राइटेरियाज बनाए हैं, तो हो सकता है उनका टिकट भी कट सकता है। बिल्कुल। तो ये सारी बातें हैं। तो जयराम ठाकुर को और भी कई कॉर्नर्स हैं जहाँ से उनको विरोध का, शिमला का यूनिट जयराम ठाकुर से नाराज है। आप अपर एरिया में जाइए, नरेंद्र बरागटा ने वहाँ पे बीजेपी को बहुत स्ट्रांग एक फुट होल्ड दिया था, लेकिन उनकी डेथ के बाद उनके बेटे को अपने वो इग्नोर किया, वहाँ से आप उनका बाई इलेक्शन में वो इलेक्शन हार गए। आपको अपर हिमाचल में अभी भी एक स्ट्रांग लीडर की तलाश है जो अपर एरिया के वोट्स, मतलब जो एरियाज हैं जिसमें कुमारसेन है, ठियोग है, रामपुर है, रोडू है और आसपास के सारे जो, और कुल्लू के कुछ इलाके जो रामपुर से लगते हैं जी। इन इलाकों में आपके पास अभी तक भी बीजेपी का कोई बड़ा चेहरा नहीं है, और वहाँ के लोगों का क्या है कि वो अपने लोगों के साथ ज़्यादा जाते हैं। नीचे से कोई वो अगर कांगड़ा या लोअर हिमाचल से कोई जाता है तो उसकी अपर हिमाचल में इतनी एक्सेप्टेबिलिटी नहीं है। शिमला में लीडर बैठे हैं, इनके सुरेश भारद्वाज हैं और भी बहुत से लीडर हैं, लेकिन अपर हिमाचल का चेहरा, एक बहुत स्ट्रांग चेहरा जो वहां पे बीजेपी को दोबारा एक फुटहोल्ड दे सके, उसकी भी तलाश है बीजेपी को। बिल्कुल आपने सही कहा। और योगराज जी, अब मैं आता हूँ उस सवाल के ऊपर। प्रधानमंत्री ने आज जो नहीं कहा,
अभी तक हम बात करते रहे कि उन्होंने ये बातें कही। सही कहा आपने कि उन्होंने बेरोजगारी के मसले को नहीं उठाया, उन्होंने अग्नि पथ जो स्कीम है उसकी वजह से नाराज़गी है वो मसला उन्होंने नहीं उठाया। ओपीएस को लेकर वहाँ पर बहुत बड़ा इस वक्त एजिटेशन चल रहा है, उसको लेकर कोई क्लैरिटी नहीं है। आउटसोर्स्ड एम्प्लॉइज़ की दिक्कतें हैं, बागवानों की दिक्कतें हैं, जो लगातार वहाँ पर लोग आंदोलन कर रहे हैं, वो बातें नहीं कही प्रधानमंत्री ने। तो उसका आपको लगता है कि उसकी वजह से लोगों में कुछ नाराज़गी रहने वाली है, या ये सवाल विपक्ष पूछेगा कि आखिरकार ये सवाल क्यों नहीं उठाए गए? या बिल्कुल विपक्ष तो सवाल करने शुरू कर दिए हैं, क्योंकि जैसा कि मैडम ने कहा, सेब बाहुल क्षेत्र जो है हिमाचल है। और शिमला की अगर बात करें तो ज़्यादातर जो कंस्टिट्यूएंसीज हैं वहाँ पर सेब का उत्पादन होता है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब 2014 में हिमाचल आए थे चुनाव से पहले, तो उन्होंने कहा था कि जो इम्पोर्ट ड्यूटी है सेब पर उसको 100% जो है वो बढ़ाया जाएगा। तो हालांकि उन्होंने कहा था, लेकिन वो हो नहीं पाया है अभी तक। और कांग्रेस ने इसको लेकर जो है वो हमले तेज कर दिए हैं। इसके अलावा जो हिमाचल का जो किसान है, बागवान है, वो पहले ही जो है इसकी मांग को लेकर जो है सड़कों पर है। आंदोलन जो है इससे पहले जो है वो किए हैं। और सेब के दाम, क्योंकि सीजन इस दौरान जो है वो सेब का चल रहा है, और सेब के दाम भी बहुत कम जो है वो हो गए हैं, बागवान परेशान है। तो कहीं ना कहीं इसका इम्पैक्ट भी आने वाले चुनाव में रहेगा। जो सेब बाहुल क्षेत्र है वो पहले ही इसको लेकर जो है विरोध जता चुके हैं, सरकार के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं। और जिस तरह से जीएसटी कार्टन पर भी जो है वो 18% कर दिया गया। हालांकि सरकार ने इसमें थोड़ी राहत दी है, हिमाचल सरकार ने 6% इसको कम किया गया है। लेकिन फिर भी बागवान जो है वो खासे नाराज हैं, जिसका नुकसान हो सकता है कि भाजपा को आने वाले चुनाव में उठाना पड़े। कर्मचारी ओपीएस एक बड़ा मसला है। ओपीएस को लेकर जो है वो भाजपा का स्टैंड क्लियर नहीं है। लगातार जयराम सरकार पर ओपीएस जो है वो बहाल करने का दबाव बनता जा रहा है। लेकिन कांग्रेस कहीं ना कहीं इसका फायदा चुनाव में उठा सकती है, क्योंकि 2 राज्यों में पहले ही कांग्रेस ने ऐलान कर दिया है, और हिमाचल में भी 10 दिन के भीतर जो है ओपीएस को लागू करने की कांग्रेस बात कर रही है। लेकिन बीजेपी का इसको लेकर जो है वो स्टैंड क्लियर नहीं है। और आज उम्मीदें थी, नजर थी कि प्रधानमंत्री हो सकता है कि कोई ऐलान कर दे ओपीएस को लेकर, क्योंकि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर भी 1-2 दिन पहले कह चुके हैं कि केंद्र के सहयोग के बिना जो है ओपीएस बहाली करना संभव नहीं है। तो कहीं ना कहीं इस रैली में ये भी नजरें थी कि प्रधानमंत्री से कोई बातचीत जो है वो मुख्यमंत्री की हुई हो, आज वो कोई ऐलान कर दे। तो इसको लेकर कहीं ना कहीं निराशा जो है वो कर्मचारियों को जरूर लगी है, और अनशन पर भी बैठे हैं जो एनपीएस कर्मचारी हैं, ओपीएस बहाली की जो मांग कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इसका नुकसान जरूर जो है वो उठाना पड़ सकता है बीजेपी को। और गुटबाजी, हालांकि अभी तो आप देख सकते हैं कांग्रेस और बीजेपी दोनों में ही अब आने वाले दिनों में गुटबाजी जो है और ज्यादा चरम पर आएगी। हालांकि धूमल आज नजर आए थे रैली में, वो अब देखना होगा कि धूमल साहब कितना जो है पार्टी के साथ चलते हैं, क्योंकि नाराजगी उनकी भी जाहिर तौर पर है। जिस तरह से उत्तराखंड में चीफ मिनिस्टर जो कैंडिडेट थे वो हार गए थे और उनको फिर से मुख्यमंत्री बनाया गया, लेकिन हिमाचल में ऐसा नहीं हुआ। धूमल जो है पिछले 5 सालों से साइडलाइन है, जबकि सरकार को सत्ता में लाने में उनका एक बड़ा योगदान रहा है, और मुख्यमंत्री वो जो है वो डिक्लेयर थे। कह सकते हैं कि उनकी बदौलत हिमाचल प्रदेश में जो है वो बीजेपी सत्ता में आई थी, लेकिन उसके बाद कहीं ना कहीं वो हाशिए पर चल रहे हैं। तो अब जरूर कोशिशें की जा रही है कि उनको मनाया जाए। शांता कुमार जो है पहले ही, हालांकि वो एक स्पष्ट नेता है, जो भी उन्हें कहना होता है, चाहे केंद्र को लेकर कहना हो या प्रदेश को लेकर कहना हो, स्पष्ट बात जो है वो कहते हैं। तो कुछ चीजों को लेकर वो भी नाराजगी जो है उन्होंने जाहिर की है, कई पत्र जो है उन्होंने प्रधानमंत्री को भी लिखे हैं। तो देखना होगा कि आने वाले समय में जो ये गुटबाजी है, इस पर कितनी लगाम जो है भाजपा लगा पाती है, और किस तरफ जो है ये जो बड़े नेता हैं इनका रुझान रहता है। तो ये देखने वाली बातें होंगी। जी, सबसे बड़ी बात रंजू मैम कि क्या है कि वर्चुअल रैली का एक नुकसान ये भी रहता है कि आप उधर से तो एक जो संवाद है वो एक तरफा होकर रह जाता है। प्रधानमंत्री ने तो दिल्ली में बैठकर अपनी बात कह दी, लेकिन अगर वो मंडी आए होते तो यहाँ पर उनकी मुलाकात मुख्यमंत्री से होती, बाकी कार्यकर्ताओं से होती, सब लोगों से होती, और शायद उनकी बात भी वो सुनते, जिसकी वजह से कई स्थितियां जो होती वो साफ होती। तो वो नुकसान भी मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को निश्चित तौर पर ये रैली वर्चुअल रैली होने की वजह से और बारिश होने की वजह से ज़रूर हुआ होगा। क्या कहेंगी आप?
मुझे लगता है कि नुकसान तो ज़रूर हुआ है, लेकिन अक्टूबर में फिर वो बिलासपुर में जो एम्स के उद्घाटन की रैली है उसमें फिर प्रधानमंत्री आने वाले हैं। जी बिल्कुल। तो शायद वो कवर अप वहाँ पे हो जाएगा। जहाँ तक आज अनाउंसमेंट्स की बात है, तो जो दिसंबर में अनाउंसमेंट्स करके गए थे वो इस तरीके से की गई थी कि शायद हिमाचल के शायद 4 कॉन्स्टिट्यूंसी जो लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी, चारों के लिए कुछ ना कुछ दिया था। मंडी में IIT था, शिमला के लिए वो पब्बर का पन बिजली परियोजना थी, बिलासपुर के लिए एम्स था और मंडी के लिए अलग से परियोजनाएं थी। तो वो जो 11,000 करोड़ की परियोजनाएं थी वो चारों जो लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं वो चारों के लिए अनाउंस कर दी गई थी। आज उम्मीद थी इनको OPS की, उम्मीद थी कर्मचारियों को भी, लोगों, क्योंकि हिमाचल में एक बड़ा जो वोटर का तबका है वो सरकारी एम्प्लॉइज हैं और उनके साथ उनके परिवार भी जुड़े हैं। तो उम्मीद थी उनको कि शायद OPS की अनाउंसमेंट होगी, लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि ये OPS को लेके जयराम ठाकुर पहले ही एक बड़ी स्मार्ट गेम खेल चुके हैं और उन्होंने कह दिया है कि OPS जो है वो केंद्र के सहयोग से होगा। साफ मतलब है कि अगर आप कांग्रेस को चुनोगे तो केंद्र का सहयोग तो मिलने वाला नहीं है। अगर आपको OPS चाहिए तो बीजेपी को वापस लाइए, क्योंकि केंद्र का सहयोग हमें ही मिलेगा। सो आई थिंक ही इज प्लेइंग अ वेरी स्मार्ट गेम ऑन OPS। पर वही दूसरी तरफ वो कमिट भी नहीं कर रहे हैं, वो इसीलिए वो कमिट नहीं कर रहे हैं। चलो खैर, ये तो फिलहाल मुझे लगता है कि काफ़ी हमने समय ले लिया है। तो ये थे मेरे साथ रंजू एरी डडवाल और मेरे सहयोगी योगराज शर्मा। हिमाचल प्रदेश में आज भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से शुरुआत करना चाहती थी वो तो खैर उसे नहीं मिल पाई, मौसम मेहरबान नहीं रहा, लेकिन आने वाले समय में हिमाचल में जो सियासी पारा है वो चढ़ता जाएगा और हम आपके साथ इसी तरह से रोज़ाना रूबरू होते रहेंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार, दोबारा फिर आपसे मिलेंगे।